Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार आज हम एक काफी दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। जी। आयुर्वेद अनुसंधान में आजकल कौन से सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे पास एक दस्तावेज है जो इस पर रोशनी डालता है कि शोधकर्ता असल में किन डिजिटल उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। अच्छा। तो आज हम यही समझेंगे कि कौन से सॉफ्टवेयर क्यों और कैसे उपयोग किए जा रहे हैं, और ये भी देखेंगे कि कैसे आयुर्वेद के प्राचीन सिद्धांत वो आधुनिक विश्लेषण को दिशा दे सकते हैं। बिल्कुल। और ये देखना काफी रोचक है कि कैसे विश्लेषण के लिए इन आधुनिक उपकरणों का चुनाव भी एक तरह से आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों से जुड़ता है। जैसे त्रिसूत्र यानी हेतु यानी कारण, लिंग यानी लक्षण और औषध यानी उपचार। हाँ, हेतु लिंग औषध। ये सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि शोध का मूल उद्देश्य इन कड़ियों को समझना है और आधुनिक सांख्यिकीय उपकरण इसमें हमारी मदद करते हैं। कैसे? संबंधों और परिणामों को सटीकता से मापने में। अच्छा, और एक और सिद्धांत है युक्ति प्रमाण। हाँ, युक्ति प्रमाण, जिसका मतलब है तर्क संगत संश्लेषण या विवेकपूर्ण निर्णय लेना। बिल्कुल। तो ये सिर्फ कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की बात नहीं है, बल्कि अपने डेटा और अध्ययन के डिजाइन के लिए सबसे सही तरीका या सॉफ्टवेयर चुनने के लिए सोच विचार करना जरूरी है, युक्ति लगानी पड़ती है। आपने सही पकड़ा। और इसी से जुड़ा है दशविध आतुर परीक्षा का सिद्धांत। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये विश्लेषण शुरू करने से पहले की बात करता है ना? जी हाँ। रोगी की प्रकृति, सात्म्य, देश, काल, ऐसे कई कारकों के आधार पर डेटा को समझने और जिसे हम कहते हैं स्तरीकृत करने, मतलब स्ट्रैटिफाई करने के महत्व पर जोर देता है। सीधी सी बात है, अगर स्टडी का डिजाइन ही कमजोर है तो सॉफ्टवेयर कुछ नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर उसे बचा नहीं सकता। गार्बेज इन गार्बेज आउट जैसा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस टूल बॉक्स को खोलते हैं फिर। हाँ, देखते हैं इसमें क्या क्या है। आयुर्वेद शोधकर्ता आजकल किन सांख्यिकीय उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं? शुरुआत शायद सबसे जाने पहचाने नामों से करते हैं। SPSS, इसका जिक्र अक्सर सुनने में आता है। हाँ, SPSS मतलब स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेस। ये अपनी सरलता के लिए जाना जाता है। अच्छा। इसका वो जो पॉइंट एंड क्लिक इंटरफेस है ना, हाँ, वो उन शोधकर्ताओं के लिए काफी आसान है जो कोडिंग में ज्यादा सहज नहीं है। आयुर्वेद शोध पत्रों में इसका इस्तेमाल आम है, खासकर बुनियादी विश्लेषण जैसे टी-टेस्ट या एनोवा के लिए। एनोवा मतलब? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। हाँ, जो समूहों के बीच औसत अंतर की तुलना करने में मदद करता है। कई परीक्षणों और प्रोटोकॉल में इसका उल्लेख मिलता है। हाँ। तो ये आसानी की वजह से लोकप्रिय है। क्या इसके जैसे और भी विकल्प हैं, खासकर जो ओपन सोर्स हों? आजकल ओपन सोर्स की बहुत बात होती है। बिल्कुल। इसी जरूरत को पूरा करते हैं जामोवी और जैस्प जैसे सॉफ्टवेयर। जामोवी और जैस्प? हाँ, ये मुफ्त हैं, ओपन सोर्स हैं और SPSS जैसा ही ग्राफिकल इंटरफेस मतलब GUI देते हैं। अच्छा, तो ये भी पॉइंट एंड क्लिक जैसे हैं? हाँ, काफी हद तक ये सीखने सिखाने के लिए बहुत अच्छे हैं, खासकर उन संस्थानों के लिए जहां लाइसेंस का खर्च एक मुद्दा हो सकता है। जास्प में एक और खास बात है। क्या? उसमें बायसियन स्टैटिस्टिक्स के विकल्प भी हैं। ओ, बायसियन, वो तो एक अलग ही अप्रोच है। हाँ, जो विश्लेषण का एक अलग नजरिया पेश करते हैं। तो ये आयुर्वेद बायोस्टैटिस्टिक्स की शिक्षा में उपयोगी हो सकते हैं। अच्छा, ये तो हुए उपयोग में आसान GUI वाले विकल्प। लेकिन जब ज्यादा जटिल विश्लेषण या कह लीजिए पूरी तरह नियंत्रण की जरूरत हो, तब कौन से उपकरण सामने आते हैं? R का नाम बहुत सुना है। R, हाँ, R एक बहुत ही शक्तिशाली, मुफ्त और ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग भाषा और सॉफ्टवेयर वातावरण है। प्रोग्रामिंग भाषा भी है? हाँ, भाषा भी है और एक पूरा माहौल भी। ये लगभग किसी भी तरह के सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए बेहतरीन है। किसी भी तरह के? हाँ, मतलब बेसिक से लेकर बहुत एडवांस तक। शानदार ग्राफिक्स बनाने और मेटा एनालिसिस के लिए भी।
मेटा एनालिसिस मतलब कई स्टडीज को मिलाकर विश्लेषण करना। बिल्कुल। आर की सबसे बड़ी खूबी इसकी पारदर्शिता और पुनरुत्पादनीयता है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी। अच्छा, रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब आपने जो विश्लेषण किया है उसे कोई और भी ठीक वैसे ही दोहरा सकता है, आपके कोड से। ओह, ये तो बहुत जरूरी है साइंस में। बिल्कुल। आयुर्वेद जैसे क्षेत्र में जहां अध्ययनों में काफी विविधता हो सकती है, परिणामों की पुष्टि के लिए ये बेहद जरूरी है। इसमें अनोवा से लेकर जटिल रिग्रेशन मॉडल और मेटा एनालिसिस तक के लिए हजारों विशेष पैकेज मतलब एड-ऑन्स उपलब्ध हैं। तो बहुत फ्लेक्सिबल है। बहुत ज्यादा। और पता चलता है कि आयुर्कॉव जैसे आयुर्वेद आरसीटी में आरसीटी मतलब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। हाँ, तो उसमें इसका उपयोग SPSS और पाइथन के साथ किया गया है। तो आर पारदर्शिता और दोहराए जाने वाले विश्लेषण के लिए मजबूत है। आपने पाइथन का भी जिक्र किया। हाँ, क्या ये आर जैसा ही है या इसका कोई खास उपयोग है? पाइथन भी एक और शक्तिशाली ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग भाषा है और ये आंकड़ों के विश्लेषण में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। अच्छा, खासकर इसकी लाइब्रेरीज जैसे स्टैट्स मॉडल्स और साइकिट लर्न के साथ। तो आर और पाइथन में फर्क क्या है फिर? देखिए, जहां आर पारंपरिक सांख्यिकी में बहुत मजबूत है, वहीं पाइथन विशेष रूप से मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कामों के लिए जाना जाता है। मशीन लर्निंग, AI। हाँ, मशीन लर्निंग कंप्यूटर को डेटा से पैटर्न सीखने में मदद करता है। तो आयुर्वेद में इसका क्या काम? आयुर्वेद के संदर्भ में सोचिए तो ये व्यक्तिगत चिकित्सा की संभावनाओं को खोलता है, जैसे प्रकृति के आधार पर मॉडल बनाना या बीमारी के जोखिम का अनुमान लगाना। ओह, ये तो काफी एडवांस्ड लग रहा है। हाँ, उसी आयुर्को आसिकी में पाइथन 3 के उपयोग की भी रिपोर्ट है। अच्छा, तो आर और पाइथन दोनों ही शक्तिशाली विकल्प हैं। चुनाव अक्सर शोधकर्ता की जरूरत और कह लीजिए कंफर्ट पर निर्भर करता है कि वो किस में ज्यादा सहज है। ये दिलचस्प है कि कैसे ये आधुनिक उपकरण आयुर्वेद के व्यक्तिगत दृष्टिकोण, पर्सनलाइज्ड अप्रोच के साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। अब कुछ और विशेष उपकरणों की बात करते हैं। SAS, इसका क्या रोल है? SAS मतलब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम। ये एक और स्थापित और शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है, हालांकि ये मुफ्त नहीं है। अच्छा, ये पेड है। हाँ, ये विशेष रूप से क्लिनिकल ट्रायल के डेटा मैनेजमेंट, रैंडमाइजेशन मतलब प्रतिभागियों को रैंडम तरीके से समूह आवंटित करना। सही कहा। और विनियमित वातावरण, रेगुलेटेड एनवायरनमेंट्स में काम करने के लिए बहुत मजबूत माना जाता है। रेगुलेटेड एनवायरनमेंट्स जैसे फार्मा उद्योग या बड़े बहुकेंद्रीय परीक्षणों में, मतलब मल्टी सेंटर ट्रायल्स। दस्तावेज बताता है कि कुछ आयुर्वेद परीक्षणों में रैंडमाइजेशन सूचियां सास में ही तैयार की गई थीं। जहां नियमों का सख्ती से पालन जरूरी हो, वहां सास एक विश्वसनीय विकल्प है। और स्टेटा, ये किन क्षेत्रों में ज्यादा उपयोगी है? स्टेटा अकादमिक शोधकर्ताओं में काफी लोकप्रिय है, खासकर महामारी विज्ञान मतलब एपिडेमियोलॉजी, आबादी में बीमारियों का अध्ययन। जी हाँ, और अर्थमिति, इकोनोमेट्रिक्स में भी। इसका सिंटैक्स मतलब कोड लिखने का तरीका साफ माना जाता है। अच्छा, और इसमें सर्वाइवल एनालिसिस मतलब ये देखना कि किसी घटना में कितना समय लगता है, जैसे ठीक होने में। बिल्कुल। और जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल्स यानी GLM के लिए मजबूत क्षमताएं हैं। GLM विभिन्न प्रकार के आउटकम डेटा को मॉडल कर सकते हैं। एक उदाहरण मिलता है जहां आयुर्वेद और ऑस्टियोआर्थराइटिस पर एक समीक्षा में डेटा विश्लेषण के लिए स्टेटा का उपयोग किया गया था। ये मेटा एनालिसिस के लिए भी अच्छा है। ग्राफ बनाने के लिए भी कोई खास टूल है? ग्राफपैड प्रिज्म का नाम अक्सर बायोमेडिकल पेपर्स में दिखता है। हाँ, ग्राफपैड प्रिज्म ये प्रयोगशाला और क्लिनिकल शोधकर्ताओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। क्यों? ये विशेष रूप से बायोमेडिकल डेटा के लिए उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफ और प्लॉट बनाने में आसान है। अच्छा, तो पब्लिकेशन के लिए अच्छा है। बिल्कुल। ये सामान्य परीक्षण जैसे T-टेस्ट, एनोवा, सर्वाइवल कर्व्स, जैसे कैप्लन-मेयर कर्व्स, हाँ, जो समय के साथ घटना होने की संभावना दिखाते हैं। और नॉन लीनियर रिग्रेशन मतलब जो सीधे लाइन में फिट नहीं होने वाले रिश्तों का विश्लेषण करता है, जैसे दवा की खुराक और असर का संबंध, IC50 वैल्यू निकालना। IC50 वैल्यू। हाँ, तो इन सब के लिए ग्राफपैड प्रिज्म बहुत सुविधाजनक है। आयुर्वेद के क्लिनिकल और प्रयोगशाला शोधपत्रों में इसका अक्सर उल्लेख मिलता है, क्योंकि ये जल्दी से आकर्षक और प्रकाशन योग्य फिगर बनाने में मदद करता है। मेटा एनालिसिस और व्यवस्थित समीक्षाओं के लिए आपने आर और स्टाटा का जिक्र किया। क्या कोई और समर्पित टूल भी है? रेवमैन का नाम आया था। हाँ, रेवमैन, रिव्यू मैनेजर। ये कोक्रेन संस्था द्वारा विकसित किया गया सॉफ्टवेयर है। कोक्रेन, वो जो रिव्यूज पब्लिश करते हैं? जी हाँ। रेवमैन खासतौर पर व्यवस्थित समीक्षा, सिस्टमैटिक रिव्यूज
और मेटा एनालिसिस के लिए ही बनाया गया है। अच्छा, डेडिकेटेड टूल है। बिल्कुल। कोक्रेन रिव्यूज को वैश्विक स्तर पर उच्च गुणवत्ता का मानक माना जाता है। आयुर्वेद साक्ष्य को संश्लेषित करने और उसकी गुणवत्ता का आकलन करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण उपकरण है। कई कॉम्प्लीमेंट्री और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन यानी कैम और आयुर्वेद संश्लेषण अध्ययनों में रेवमैन का उपयोग अनुशंसित है। अध्ययन शुरू करने से पहले ये जानना भी जरूरी होता है कि कितने प्रतिभागियों की जरूरत होगी, सैंपल साइज। हाँ, बहुत जरूरी। इसके लिए जी पावर का उल्लेख है। बिल्कुल। नमूना आकार का सही अनुमान लगाना बहुत जरूरी है ताकि अध्ययन के नतीजे भरोसेमंद हो। जी पावर एक मुफ्त और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला टूल है। ये क्या करता है? ये सांख्यिकीय शक्ति, स्टैटिस्टिकल पावर और नमूना आकार की गणना करने में मदद करता है। स्टैटिस्टिकल पावर मतलब अध्ययन की किसी वास्तविक प्रभाव को पकड़ने की क्षमता। अच्छा। ये आयुर्वेद आरसीटीज के लिए क्या अगर व्हाट इफ विश्लेषण करने की सुविधा देता है। जैसे अगर हम छोटे प्रभाव का पता लगाना चाहते हैं तो कितने लोग चाहिए होंगे। ये सुनिश्चित करता है कि अध्ययन में न तो बहुत कम प्रतिभागी हों, जिससे नतीजे अविश्वसनीय हो सकते हैं। हाँ, और न ही जरूरत से ज्यादा हो, जो संसाधनों और नैतिकता की दृष्टि से सही नहीं है। बिल्कुल। सरकार समर्थित या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी कुछ उपकरण हैं, एपीइन्फो और ओपन एपी। हाँ, एपीइन्फो अमेरिका के सीडीसी यानी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा विकसित एक मुफ्त सॉफ्टवेयर है। अच्छा, सीडीसी का है। हाँ, ये फील्ड महामारी विज्ञान, सर्वेक्षण प्रश्नावली बनाने और बुनियादी सांख्यिकीय गणना जैसे उनका स्टैट कैल्क फंक्शन के लिए उपयोगी है। और ओपन एपी? ओपन एपी इसका वेब आधारित साथी है जो कई गणनाएं ऑनलाइन करने की सुविधा देता है। तो ये किस काम आते हैं? ये सामुदायिक सर्वेक्षणों से जल्दी से अनुपात, ऑड्स रेशियो यानी ओआर, हाँ, या रिलेटिव रिस्क आरआर और उनके कॉन्फिडेंस इंटरवल्स सीआई मतलब अनुमान की सटीकता का दायरा। सही कहा। तो ये सब निकालने के लिए बहुत अच्छे हैं, त्वरित विश्लेषण के लिए उपयोगी हैं। तो ये काफी विस्तृत टूल बॉक्स है। सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि अलग-अलग जरूरतों के लिए अलग-अलग विकल्प मौजूद हैं। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि ये उपकरण असल आयुर्वेद शोध में एक साथ कैसे इस्तेमाल होते हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है। क्या कोविड-19 और AUS64 परीक्षणों से कुछ अंदाजा मिलता है? हाँ, वो एक अच्छा और हालिया उदाहरण है। उन परीक्षणों के विश्लेषण में कई उपकरणों का मिला-जुला उपयोग देखा गया। अच्छा। डेटा विश्लेषण के लिए SPSS, R और पाइथन तीनों के उपयोग की रिपोर्ट है। तीनों की? हाँ, शायद अलग-अलग टीमों या विश्लेषण के अलग-अलग चरणों के लिए। परिणामों को दर्शाने वाले फिगर्स जैसे वो कैप्लन-मेयर सर्वाइवल कर्व्स, हाँ, जो दिखाते हैं कि समय के साथ कितने मरीज ठीक हुए। बिल्कुल। वो अक्सर ग्राफपैड प्रिज्म में बनाए गए। अच्छा। क्योंकि ये कई केंद्रों पर हुए परीक्षण थे, मल्टी सेंटर, तो रैंडमाइजेशन प्रक्रिया को प्रबंधित करने के लिए SAS का उपयोग किया गया। ओह, SAS का रोल यहाँ आया। हाँ, और एक PLOS पब्लिकेशन में CCRAS, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। हाँ, तो CCRAS द्वारा डेटा संग्रह और उसे सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है, जो पारदर्शिता और डेटा शेयरिंग के लिए एक अच्छा कदम है। ये दिखाता है कि एक ही प्रोजेक्ट में कई टूल इस्तेमाल हो सकते हैं जरूरत के हिसाब से। बिल्कुल। प्रयोगशाला स्तर के काम में जैसे किसी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन पर शोध, मान लीजिए रसायन, त्रिफला, अश्वगंधा पर, उसमें ये कैसे दिखते हैं? ऐसे बेंसाइड अध्ययनों में जहां अक्सर सेल कल्चर या जानवरों पर प्रयोग होते हैं, हाँ, परिणामों की तुलना करने के लिए एनोवा, किसी दवा के प्रभाव को समय के साथ देखने के लिए सर्वाइवल एनालिसिस, या दवा की सांद्रता और उसके असर के बीच के संबंध को समझने जैसे वो IC50 वैल्यू, हाँ, IC50, उसके लिए ग्राफपैड प्रिज्म का उपयोग आम है। फिर से ग्राफपैड। हाँ, जैसा हमने पहले बात की, ये इन विश्लेषणों और संबंधित ग्राफ बनाने के लिए काफी सुविधाजनक माना जाता है। और अगर कोई शोधकर्ता कोई नया मूल्यांकन पैमाना बना रहा हो, असेसमेंट स्केल, मान लीजिए आयुर्वेद के नजरिए से चिंता को मापने के लिए, स्केल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण शोध क्षेत्र है। इसमें यह सुनिश्चित करना होता है कि बनाया गया पैमाना भरोसेमंद हो, रिलायबल हो, मतलब बार बार इस्तेमाल करने पर समान नतीजे दे। हाँ, और वैध हो, वैलिड हो, यानी वो वही मापे जिसके उसे बनाया गया है। बिल्कुल। इसके लिए क्रोनबैक्स अल्फा जैसे टेस्ट होते हैं। क्रोनबैक्स अल्फा वो किस लिए? आंतरिक स्थिरता मापने के लिए। और फैक्टर एनालिसिस होता है। फैक्टर एनालिसिस ये देखने के लिए कि स्केल के प्रश्न किन अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स को माप रहे हैं। अच्छा, तो स्रोत बताते हैं कि इस तरह के विश्लेषण के लिए अक्सर SPSS का उपयोग किया जाता है। फिर से SPSS शायद आसानी की वजह से। हाँ, संभवतः इसके उपयोग में आसानी के कारण। और जब इन सब अलग अलग अध्ययनों के परिणामों को एक साथ लाकर देखना हो,
मतलब व्यवस्थित समीक्षाएं और मेटा एनालिसिस, जैसा हमने पहले चर्चा की, आयुर्वेद या एकीकृत देखभाल, इंटीग्रेटिव केयर। जहां पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों को मिलाया जाता है। हाँ, तो उन पर उपलब्ध साक्ष्य को संश्लेषित करने और मेटा एनालिसिस करने के लिए रेवमैन, खासकर कोक्रेन समीक्षाओं के लिए। हाँ, या फिर स्टैटा या आर के विशेष पैकेज जैसे मेटा या मेटाफोर अनुशंसित हैं। अच्छा, यह उपकरण विभिन्न अध्ययनों के परिणामों को सांख्यिकीय रूप से मिलाने, मतलब पूलिंग करने और पूर्वाग्रह यानी बायस के जोखिम का आकलन करने में मदद करते हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि अलग-अलग तरह के आयुर्वेदिक अध्ययनों के लिए कौन सा उपकरण सबसे ज्यादा फिट बैठता है। ये एक साइज सब पर फिट वाला मामला नहीं है। सही बात है। सही उपकरण का चुनाव अध्ययन के डिजाइन और डेटा की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो क्या हम इसे थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं? जैसे अगर कोई संपूर्ण प्रणाली, होल सिस्टम अध्ययन कर रहा है, जहां एक ही मरीज का बार-बार आकलन किया जाता है। हाँ, जैसे पंचकर्म के दौरान या घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों में समय के साथ दर्द का स्तर देखना। रिपीटेड मेजर्स वाला डिजाइन। बिल्कुल, ऐसे डिजाइन में जहां एक ही व्यक्ति से समय के साथ कई माप लिए जाते हैं, वहां डेटा सामान्य विश्लेषण तकनीकों की मान्यताओं का उल्लंघन कर सकता है। तो फिर क्या करें? इसके लिए आर या पाइथन में लीनियर मिक्स्ड मॉडल LMMs बहुत उपयुक्त होते हैं। लीनियर मिक्स्ड मॉडल्स, हाँ LMMs, इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि एक ही व्यक्ति के माप एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। अच्छा। अगर डेटा सामान्य रूप से वितरित नहीं है, नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल मतलब क्रम सूचक, जैसे दर्द का स्तर 1 से 5। हाँ, तो SPSS या जमोवी से नॉन पैरामेट्रिक परीक्षणों की रिपोर्ट की जा सकती है। नॉन पैरामेट्रिक मतलब? जो डेटा वितरण के बारे में कम मान्यताएं रखते हैं। सही कहा। और आर से रोबस्ट मॉडल का उपयोग किया जा सकता है, जो कुछ मान्यताओं के उल्लंघन के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। और आयुर्वेद का एक मुख्य सिद्धांत प्रकृति के आधार पर वैयक्तिकरण, पर्सनलाइजेशन वाले अध्ययनों का क्या, जहां शोधकर्ता ये देखना चाहते हो कि क्या कोई उपचार अलग-अलग प्रकृति के लोगों पर अलग-अलग असर करता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल क्षेत्र है। प्रकृति आधारित अंतरों या उपचार के साथ प्रकृति के इंटरैक्शन को देखने के लिए। इंटरैक्शन मतलब क्या उपचार का प्रभाव प्रकृति के अनुसार बदलता है? इसके लिए आर या पाइथन में रिग्रेशन मॉडलिंग और विशेष रूप से इंटरैक्शन मॉडलिंग का उपयोग किया जा सकता है। अच्छा, परिणामों को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए ग्राफपैड या आर का ggplot जैसा कोई पैकेज विजुअलाइजेशन के लिए अच्छा है। इसके अलावा देश और काल जैसे कारकों के प्रभाव का आकलन करने के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण, सेंसिटिविटी एनालिसिस करना भी महत्वपूर्ण है। और ये सब विश्लेषण योजनाएं पहले से तय होनी चाहिए। बिल्कुल। अध्ययन शुरू करने से पहले ही क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया CTRI पर पंजीकृत करना, प्री स्पेसिफाई करना अच्छी वैज्ञानिक प्रथा है। बड़े बहुकेंद्रीय RCTs में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए रेंडमाइजेशन महत्वपूर्ण है। हाँ, वो तो है। स्रोत SAS, स्टाटा या R में रेंडमाइजेशन सूची बनाने की सलाह देते हैं, लेकिन सिर्फ सूची बनाना काफी नहीं है। और क्या जरूरी है? आवंटन छिपाना, एलोकेशन कंसीलमेंट। मतलब यानी शोधकर्ताओं को यह पता न चलने देना कि अगला प्रतिभागी किस समूह में जाएगा, यह भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOPs होनी चाहिए। और जब नीति या दिशा निर्देश बनाने के लिए कई अध्ययनों का मेटा एनालिसिस करना हो, इसके लिए कॉकरेन का रेवमैन एक मानक उपकरण है। ठीक है। विकल्प के तौर पर आर के पैकेजेस जैसे मेटा या मेटाफोर बहुत लचीले और शक्तिशाली हैं। ये न केवल विभिन्न अध्ययनों के प्रभावों को मिलाकर एक समग्र अनुमान, पूल्ड इफेक्ट देते हैं, बल्कि अध्ययनों के बीच भिन्नता, हेट्रोजेनेसी और प्रकाशन पूर्वाग्रह, पब्लिकेशन बायस की जांच करने में भी मदद करते हैं। अगर सामुदायिक स्तर पर सर्वेक्षण किया जा रहा हो, जैसे लोगों की दिनचर्या पालन की आदतें या KAP सर्वे। KAP मतलब नॉलेज, एटीट्यूड, प्रैक्टिसेस। हाँ, किसी विषय पर उनका ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार जानना हो, तो उसके लिए ऐसे सर्वेक्षणों के त्वरित विश्लेषण के लिए EpiInfo या OpenAP का StatCalc फंक्शन उपयोगी है। ये जल्दी से OR, RR उनके CI की गणना कर सकता है। लेकिन अगर मल्टीवेरिएबल मॉडलिंग करनी हो? हाँ, अगर आप कई कारकों के प्रभाव को एक साथ देखना चाहते हैं,
तो बेहतर होगा कि डेटा को आर जैसे अधिक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर में आयात करके विश्लेषण किया जाए। ये सब सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये सिर्फ अलग-अलग सॉफ्टवेयर चुनने की बात नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा है। क्या सरकारी या वैश्विक स्तर पर भी कोई ढांचा है जो इस तरह के शोध को सपोर्ट करता है? हाँ, बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो कई महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं जो आयुर्वेद में उच्च गुणवत्ता वाले शोध और विश्लेषण को बढ़ावा दे रही हैं। जैसे? ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो राष्ट्रीय नैतिक दिशा निर्देश प्रदान करता है जो किसी भी शोध के लिए आधार हैं। हाँ, एथिकल गाइडलाइंस। उनकी सिस्टमैटिक रिव्यू के लिए बिगिनर्स गाइड जैसी पहलें शोधकर्ताओं को रेवमैन या आर जैसे उपकरणों का सही उपयोग करने में मदद करती हैं। और WHO का जामनगर में स्थापित ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, WHO GTMC। हाँ, WHO GTMC का एक प्रमुख उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा के लिए साक्ष्य, डेटा और एनालिटिक्स को मजबूत करना है। तो सॉफ्टवेयर का उपयोग इससे कैसे जुड़ता है? तो जब आयुर्वेद शोधकर्ता आर, पाइथन, रेवमैन जैसे आधुनिक सांख्यिकी सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, तो वे सीधे तौर पर इस वैश्विक जनादेश को पूरा करने में योगदान दे रहे होते हैं। CCRAS का विजन 2030 भी इसी दिशा में इशारा करता लगता है। निश्चित रूप से CCRAS का विजन 2030 स्पष्ट रूप से प्राचीन ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करके वैज्ञानिक प्रमाण विकसित करने की बात करता है। अच्छा। तो आर, पाइथन या मेटा एनालिसिस उपकरणों को अपनाना सीधे तौर पर इस राष्ट्रीय नीतिगत लक्ष्य से जुड़ता है। ये सिर्फ अकादमिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। जानकारी साझा करने और दोहराव से बचने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। हाँ, आयुष रिसर्च पोर्टल एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय भंडार है। आयुष रिसर्च पोर्टल? हाँ, जहाँ पिछले आयुर्वेद शोधों और साक्ष्यों को देखा जा सकता है ताकि नए शोध मौजूदा ज्ञान पर आधारित हों और अनावश्यक दोहराव से बचा जा सके। और भविष्य को देखते हुए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM और ABHA मतलब आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। हाँ, ये एक डिजिटल स्वास्थ्य ढांचा तैयार कर रहे हैं। इससे भविष्य में डी-आइडेंटिफाइड मतलब पहचान रहित बड़े डेटा सेट और रजिस्ट्री बन सकती हैं। तो शोधकर्ताओं को क्या करना चाहिए? शोधकर्ताओं को अपनी डेटा प्रबंधन और विश्लेषण पाइपलाइन को इन उभरते हुए मानकों के साथ संरेखित करने पर विचार करना चाहिए। तो सवाल उठता है कि शोधकर्ता इस सब जानकारी का अपने काम में व्यावहारिक रूप से कैसे उपयोग कर सकते हैं और भविष्य में क्या संभावना है। हाँ, प्रैक्टिकल एडवाइस। एक बहुत ही व्यावहारिक कदम है अपने शोध पत्र के मेथड सेक्शन में सॉफ्टवेयर के उपयोग को सही ढंग से रिपोर्ट करना। हाँ, ये बताना कि विश्लेषण कैसे किया गया शोध की पारदर्शिता के लिए जरूरी है। स्रोत में इसका एक उदाहरण भी सुझाया गया है ना? बिल्कुल, मेथड सेक्शन में स्पष्टता महत्वपूर्ण है। आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए बताइए। डेटा का प्रबंधन एक सुरक्षित ABDM संगत प्रारूप वाले डेटाबेस में किया गया। प्राथमिक विश्लेषण R संस्करण 4.x या Python 3.x स्टैट मॉडल scikit-learn लाइब्रेरी के साथ में किए गए। रैंडमाइजेशन सूची SAS या R का उपयोग करके उत्पन्न की गई थी। मुख्य परिणामों के ग्राफिक्स ग्राफपैड प्रिज्म 9 के माध्यम से बनाए गए। ठीक है। यदि लागू हो तो मेटा एनालिसिस रिवमैन 5.4 या R के मेटा4 पैकेज का उपयोग करके किया गया। विश्लेषण के लिए उपकरणों का चुनाव ICMR के नैतिक दिशा निर्देशों और WHO GTMC के साक्ष्य और एनालिटिक्स पर जोर देने का अनुरूप था। ये काफी स्पष्ट है। ये पाठक को पूरी तस्वीर देता है। बिल्कुल। यहाँ से बात और भी रोमांचक हो जाती है। स्रोत में भविष्य के कुछ ऐसे उत्पाद विचारों का भी उल्लेख है जो AI और आयुर्वेद को मिलाते हैं। हाँ, और उनके दिलचस्प संस्कृत नाम भी है। हाँ, ये कुछ दूरगामी लेकिन रोमांचक संभावनाएं हैं। जैसे 1. युक्ति संख्या साधन। सोचिए, एक ऐसा वेब टूल जहां आप अपने ट्रायल का डेटा अपलोड करें। अच्छा। और वो खुद ही डेटा की मान्यताओं की जांच करें, सही पैरामीट्रिक या नॉन पैरामीट्रिक परीक्षण सुझाएं और कंसॉर्ट हर्बल जैसे दिशा निर्देशों के अनुसार परिणाम तालिकाएं बना दें। अरे वाह, ये तो बहुत मददगार होगा। हाँ, ये R-Python को पीछे इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरा? 2. प्रकृति ग्राफ। एक ऐप जो दशवित परीक्षण की जानकारी ले, उसके आधार पर एडजस्टेड रिग्रेशन मॉडल फिट करे और प्रकृति गुना उपचार या प्रकृति गुना देश जैसे इंटरैक्शंस को समझने में मदद करें, शायद विजुअलाइजेशन के साथ। प्रकृति आधारित विश्लेषण को आसान बनाएगा। हाँ। 3. निदान नेत्र क्लिनिक में इस्तेमाल होने वाला ऐप जिसमें एपी इन्फो जैसे फॉर्म हो, ओपन एपी जैसे जोखिम कैलकुलेटर हो और डेटा विश्लेषण के लिए R के साथ सिंक हो सके। क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए। हाँ,
डैशबोर्ड पर हेतु लिंक संप्राप्ति के सहसंबंध दिख सकते हैं। और 4. रसायन मेटा आयुर्वेद मेटा एनालिसिस करने के लिए एक विजार्ड जैसा टूल जो रेवमैन टेम्पलेट और आर के मेटाफर का उपयोग करे और WHO GTMC को भेजी जा सकने वाली नीति संक्षिप्तियां पॉलिसी ब्रीफ्स तैयार करे। मेटा एनालिसिस को सरल बनाने के लिए जी। और 5. आरोग्य यंत्र एक ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म जैसे जमोवी, जैस्प का क्लाउड संस्करण जिसमें पहले से लोड किए गए आयुर्वेद डेटा सेट हों, डेटा सेट जैसे अग्निस्कोर, पंचकर्म परिणाम, ताकि छात्र GUI के माध्यम से आसानी से आंकड़े और बायेसियन तरीके सीख सकें। वाह, ये तो सच में भविष्य की झलक जैसा लगता है। और इन उत्पादों के लिए एक पहचान या एपिग्राफ का भी सुझाव है? हाँ, एक छोटा सा विचार है कि ऐसे उत्पादों के अबाउट सेक्शन में त्रिसूत्र का श्लोक, कौन सा श्लोक? हेतु लिंगौषधि ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम त्रिसूत्रम, और युक्ति प्रमाण पर एक पंक्ति शामिल की जाए। अच्छा, ये याद दिलाने के लिए कि ये उपकरण प्राचीन ज्ञान और तर्कसंगत विश्लेषण पर आधारित हैं। बिल्कुल। अंत में स्रोत एक तरह की चेकलिस्ट भी देता है हाँ, कि कैसे आयुर्वेद संस्थान और शोधकर्ता इन आधुनिक उपकरणों को और प्रभावी ढंग से अपना सकते हैं, जो CCRAS विजन 2030 से लेकर विकसित भारत 2047 तक के बड़े लक्ष्य से जुड़ता है। हाँ, इसमें कुछ ठोस कदम सुझाए गए हैं। जैसे? पहला, आयुर्वेद संस्थानों में एक मुख्य सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर स्टैक को मानकीकृत करना, जैसे R पाइथन, साथ में जरूरत के हिसाब से SPSS प्रिज्म, और उनके उपयोग के लिए SOPs प्रकाशित करना। मानकीकरण और SOPs, ठीक है। दूसरा, सभी क्लिनिकल परीक्षणों को CTRI पर पंजीकृत करना, विश्लेषण योजना को पहले से पंजीकृत करना, और जहां संभव हो कोड और डेटा डिक्शनरी को साझा करना, और ये ABDM मानकों के अनुकूल हों। पारदर्शिता और डेटा शेयरिंग। बिल्कुल। तीसरा, रिवमान या R का उपयोग करके व्यवस्थित रूप से साक्षी को संश्लेषित करना और इन सारांशों को WHO GTMC जैसी वैश्विक ज्ञान पहलों तक पहुंचाना। साक्ष्य का संश्लेषण और प्रसार। हाँ, और चौथा, UG और PG स्तर पर जमोवी, JASP जैसे सुलभ उपकरणों से शिक्षण शुरू करना और छात्रों को अधिक उन्नत AI तैयार काम के लिए R पाइथन की ओर प्रोत्साहित करना। शिक्षा में इन उपकरणों को एकीकृत करना। जी हाँ। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा से जो बात उभर कर आ रही है वो ये है कि आयुर्वेद अनुसंधान तेजी से आधुनिक और शक्तिशाली सांख्यिकी उपकरणों को अपना रहा है। हाँ, ये स्पष्ट है। ये सिर्फ पश्चिमी विज्ञान की नकल नहीं है, बल्कि ये कहीं न कहीं आयुर्वेद के अपने सिद्धांतों जैसे त्रिसूत्र और युक्ति प्रमाण से प्रेरित है। बिल्कुल, जो कारण, लक्षण, उपचार और तर्कसंगत विश्लेषण पर जोर देते हैं। और ये प्रयास अकेले नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हें ICMR, WHO, GTMC, CCRAS, ABDM जैसे राष्ट्रीय और वैश्विक ढांचों का समर्थन मिल रहा है। R, पाइथन, SPSS, ग्राफपैड, प्रिज्म, रेवमैन जैसे उपकरण अलग अलग तरह के अध्ययनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है? जिससे आयुर्वेद अनुसंधान की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बढ़ रही है। आज की बातचीत के बाद एक सवाल मन में उठता है। पूछिए। क्या बेहतर डेटा विश्लेषण और इन उपकरणों का एकीकरण वास्तव में पारंपरिक ज्ञान की गहराई और समकालीन वैज्ञानिक सत्यापन की कठोरता के बीच की खाई को पाट सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। और भविष्य में AI और आयुर्वेद का संगम स्वास्थ्य सेवा में क्या नई अप्रत्याशित संभावनाएं खोलेगा, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है। हाँ, संभावनाएं अनंत हैं।